बिजनेस टॉक्स के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आजकल स्किल डेवलपमेंट पे जो जोर दिया जाता है, क्या ये मौजूदा तालीमी निज़ाम का एक हिस्सा बन सकती है? क्या तालीम महज नौकरी हासिल करने का एक ज़रिया है, या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने तिजारती सफ़र का आगाज़ कर सकते हों? NEP 2020 में जो पॉलिसी सामने आई है, उसमें इसी बात पर जोर दिया गया कि स्किल डेवलपमेंट मौजूदा तालीमी निज़ाम का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का एक अहम ज़रिया होना चाहिए। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है, क्या तालीम महज इसी के लिए बनी है? क्या जो पुराना निज़ाम तालीम का है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और उस पे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो असली गोल तालीम के हुआ करते हैं, उनको कहीं पीछे तो नहीं धकेल दिया जाता? अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी साइड पे NEP क्या कहता है, उसको भी ज़ेरे नज़र रखना पड़ेगा। NEP का अंदाज़ा ये है कि अगर तालीम सिर्फ थ्योरी तक महदूद रहे तो फिर तालिब इल्म जो बाहर आते हैं ऐसी तालीम हासिल करके, फिर वो इंडस्ट्री के सामने जब आते हैं तो एक नई दुनिया का उनको सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में वो अमली तौर पर नहीं जानते हैं। तो इसलिए NEP कहता है कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हों तो उसके साथ जो सनअतकारी के हुनर हैं वो भी साथ साथ पढ़ लिए जाएँ, ताकि एक अच्छा नमूना बाहर आए जिसको इंडस्ट्री भी पसंद करे, और जब वो बाहर आए तो रोज़गार तलाश करने में उनको आसानी हो और उनको ये न लगे कि हमने जो पढ़ा है उसकी कोई अहमियत नहीं थी। ये जो बड़े अहम सवाल हैं, इन पे बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक वासिल साहब। डॉक्टर फारूक वासिल एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं तालीम के मैदान में। इनका 40 साल से ज़्यादा तजुर्बा है स्कूल एस्टैब्लिश करने, मैनेज करने और जो करिकुलम होता है उसको वज़ह करने में इनकी बड़ी महारत है। इनकी महारत यहाँ तक चली गई कि इनको 2005 में नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, जो इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों मिला था। इसके अलावा इनको बैनुल-अक़वामी सतह पे दुबई से इन्होंने काम किया है, इन्होंने उस नॉर्थ अफ्रीका में काम किया है, वहाँ पे स्कूलों को एस्टैब्लिश करने, करिकुलम को आम बनाने और उसको नए तकाज़ों के साथ हम आहंग करने में इनका बहुत कलीदी रोल रहा है। इस तरीके से ये बहुत ही मौजूद शख्सियत है जो इस मौजू पे हमारे साथ बात करेंगे। इनको मैं पहले यहाँ पे खुश आमदीद बोलता हूँ डॉक्टर साहब। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, हम आपकी राय इसी बात पे जानना चाहेंगे कि NEP 2020 की जो पॉलिसी आई और जिसमें ये ख़ास बात की गई थी कि सनअतकारी के हुनर साथ जोड़े जाएंगे और साथ साथ पढ़ाए जाएंगे, आप इसको किस तरह देखते हैं? शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौजूद किया और हमें ये मौका दिया कि हम अपने ख़यालात का इज़हार करें NEP के लिए। एज एन एजुकेटर जब इस पॉलिसी को मैंने पढ़ा, इसको इंटरनलाइज किया और फिर इसकी तशहीर की, ये पॉलिसियाँ पिछले अदवार में भी आती रही। सपोज हमारे पास एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क आया था कोठारी कमीशन के ज़रिए से 1964 में, जिसका पूरा फोकस था स्किल एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में उन्होंने कहा था कि जितने ऑप्शंस मुमकिन है हम दे दें ताकि आपके पास स्किल लेबर फोर्स हो। और हायर एजुकेशन को उन्होंने उस वक्त बड़ा सिलेक्टिव रखा था ताकि दोज हु वांट टू परस्यू एंड कैन बेनिफिट वो उधर चले जाएं, और बाकी जो सपोज दोज हु डोंट हैव द पोटेंशियल ताकि वो स्किल डेवलप करें और इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। और 2 हिस्सों में तकसीम। और अगर वो चीज़ होती है तो आज हमने चाइना को ओवरटेक किया होता स्किल, बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए स्किल चाहिए, और स्किल इज एवोल्यूशनरी। स्किल कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं। अगर आप कश्मीरी आर्ट को देखेंगे, कश्मीरी आर्ट की वन ऑफ द कैजुअलिटीज इनकी रही है कि आर्टिजन की अपस्किलिंग कभी हुई नहीं। अच्छा, जब अपस्किलिंग नहीं हो तो स्किल भी नहीं डेवलप हुआ, फिर वो ट्रेडिशनल है, इट्स लेबर इंटेंसिव, उसमें पूरी ज़िंदगी जाते हैं, रिवॉर्ड बिल्कुल मिसिंग है। अल्टीमेटली ज़िंदगी को तो जीना है ना, उसके कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स हैं। मतलब ये सोचते हैं कब तक ज़मीर को बचाएंगे, यूं ही अगर जिया किए ज़रूरतों के दरमियान, लाइफ तो ज़रूरत है ना, तो उनकी जब वो ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता स्किल मर गई।
और वक्त के साथ साथ तकाज़े बदल जाते हैं तो उसके हिसाब क्योंकि हम नहीं, बिकॉज उसको डिसरप्ट करने के लिए और सारी चीज़ें जो एवोल्यूशनरी फेज में थे उनने उसको और रिफाइन किया, उसकी स्केलेबिलिटी अचीव की, उसमें एफिशिएंसी लाई। और हमारा अभी तक हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें इनोवेशंस कहाँ है? हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर हैं, आप मुझे दिखाएं कि कौन सी मतलब एस्टैब्लिश स्किल है कि वो बच्चे निकल के अपनी एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। Where is that hierarchy of purpose? Where are the entrepreneurs rather than becoming job seekers? वो job creators होने चाहिए। तो कौन सा यहाँ ecosystem है? I mean, if you look at the service of Khan for last 3 years, it must have been a real struggle. वो struggle इसलिए भी है कि institution building यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए, जहाँ वो startup mindset डेवलप होना चाहिए, जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, वही नहीं है। यहाँ मैं ऐड करूँगा कश्मीर एंजल नेटवर्क की आपने बात की, तो हम सचमुच 3 साल से ये हमारा एक तजुर्बा रहा कि हम जब ढूंढने लगते हैं तो हमें वो क्रिटिकल मास नहीं मिलता जिन्होंने इस तरीके से पहले से सोच रखा हो, क्योंकि उनके यहाँ तालीम में ही ये कमी रही। ये कहीं पे भी उनको ये बताया नहीं गया कि आगे जाके एक नए चले जाने वाले हैं जिसके लिए अभी से तैयार होना है। तो वो चैलेंज क्या होंगे उनका एक्चुअली इदराक उसी ज़माने में होना चाहिए था, नहीं है। इस वजह से हम यही देख रहे हैं कि हर जगह ये डिस्कनेक्ट है। हमारे पास आते हैं, थ्योरी लेके आते हैं, इंडस्ट्री का कोई कुछ पता नहीं। आप अगर सिंपल एक्सरसाइज हम करेंगे, जितनी भी रिसर्च कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुई है इन एनी डोमेन, उसको मैप करें, उसमें उसने क्या सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को। लेट्स से लास्ट 10 years कंजर्वेटिवली एक पूरी रिसर्च अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स लेके उसमें उनको बोलें कि इस रिसर्च से क्या इम्पैक्ट हुआ एंड व्हाट इज इट। ये एक तो वक्त का जिया, रिसोर्सेज का जिया, और उनकी जो एस्पिरेशन है यूथ की उनका जिया। द अदर डे आई वाज वो लिसनिंग एक डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल से, हमने 127 PhDs प्रोड्यूस किए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। रादर देन उसका नवा पढ़ना, व्हाई डिडंट यू मेक एडजस्टमेंट्स? सही बात। व्हाई आर यू क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ PhD? सही। सी इस इकोसिस्टम को जहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात होती है ना, it has to start from schools and that too middle and secondary school. ये incubate करना है and it is not in isolation, you have to integrate it in curriculum. आप देखिए critical thinking आप पढ़ा नहीं सकते, it's a byproduct of process. ये आनी चाहिए। Why is the curriculum for critical? मतलब आजकल आप देखेंगे शबीर साहब, बहुत ये फैशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है। These are living experiential learning process. इसके लिए इकोसिस्टम पैदा करना है, इसके लिए एक्सपीरियंस ढूंढनी है। Where is the experience? एंड NEP का आप अगर देखें लास्ट 10 years में भी, मतलब एज अ फ्रेमवर्क इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क। ये एस्पिरेशनल है, ये हर कंट्री की एस्पिरेशन है टू बिकम a society which is inclusive, a society where education creates mind and spirit and skill. Which country does not have this aspiration? Will और intent अपनी जगह ठीक होता है. You have to also see with what kind of speed and priority you can achieve. अभी भी हमारा जो spend है 2.6 के करीब है GDP का, जबकि प्रॉमिस 6% है। अगर हम इतने मेस के बाद, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज गैप, हमारे स्कूल्स मतलब रिग्रेसिव हैं हर लिहाज से अगर आप देखेंगे, एंड वी हैव ह्यूज चैलेंजेस विद द स्कूलिंग एज सच, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग नाउ, आप देखिए स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में किसी किस्म की अलाइनमेंट नहीं है। अगर आप कोर्सेज भी देखेंगे ना, स्कूल अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, कॉलेजेस उन कोर्सेज की अलाइनमेंट नहीं देखते, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उनको अलाइन करती है। सो एंड वी हैव नो आइडिया जब लोकल कॉन्टेक्स्ट, स्किल एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी डेवलप होती है ना, बिकॉज दैट इट्स बेटर दैट यू फ्रेम ए लोकल कॉन्टेक्स्ट स्किल फ्रेमवर्क ताकि एम्प्लॉयबिलिटी हो जाए। सो दैट ऑल्सो नीड्स रिसर्च, दैट ऑल्सो नीड्स फाइन ट्यूनिंग ऑफ resources, that also needs greater collaboration. मुझे यहाँ पे एक ये चीज़ याद आ रही है कि आपने जो बात कही थी कि अगर हम स्किल डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पहले भी अगर ये जोर रहा है किसी हद तक, तो ये सिर्फ इस हद तक था कि वो एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करेगा, वो एम्प्लॉयर क्रिएट नहीं करने वाला था, वो हमेशा एम्प्लॉयबिलिटी अपने लिए एक जॉब सीकर बन रहा था।
तो जॉब सीकर बनना तो एक चीज होता है, उसका टारगेट छोटा है। True. लेकिन जो एम्प्लॉयर खुद बनने की कोशिश करेगा उसका टारगेट बड़ा होना चाहिए, वो बड़ी सोच से आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ था पिछले सिस्टम नहीं, मैं शिविर साहब आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देता हूँ। मेरे जमाने में अगर फॉर्चून 500 कंपनी जो थी आज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, व्हाई डिड दे डाई डाउन? कोई अपने हिसाब से अपने आप से सवाल पूछे कि वो कैसे मर गई। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है एग्जिस्टेंस का, if the learning is higher than the rate of change in the external environment, you will survive. सही। If the rate of change is higher than the rate of learning inside the organization, you will perish. Today, either you disrupt or be disrupted, as simple as that. You can't wait for AI to disrupt you. So what is the kind of defense, what is the kind of arsenal you have in your fold to fight it out? So what kind of I was asking a question, is AI developmental or facilitated? ये जो नॉइज हम AI का करते हैं, हमारे पास काउंटर रिसर्च भी आज आ रही है कि टेक्नोलॉजी पर से इज नॉट इम्प्रूविंग एकेडमिक scores. One. Second thing is that education for sure and the institutions for sure, and Khan must really have this discourse with the institutions. Academic merit per se does not guarantee success in life. वो तो साबित हो चुका Number है। एक. Number two, jobs may go. Technology may disrupt us to a point where all the jobs which are now being performed by the individuals may not be there. remain. They may need a different skill sets. वो disruption आएगी. Or it could be also that technology reaches to the tipping point of performing every task and we are given some sustenance allowance to live. अगर वो सिनेरियो भी अगर क्रिएट किया जाता है, then the question should be asked, what do we live for? Something to live for. Ultimately, this is where the Balduni says that we must have a hierarchy of purpose. हमारे institutions में, rather than asking them what is your major, we must ask what's your mission. What's your mission and goal in life? Then you can create entrepreneur. फिर वो employment create करेगा, he will not seek employment. एक चीज़ और भी मिसिंग है जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम लोकल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा नहीं है। तो इसलिए जब वो रिसर्च ही नहीं होती, जब उस पर नज़र ही नहीं होती, प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती, तो सोल्यूशन लेके कौन आएगा? ये प्रॉब्लम कैसे हल होगी? लर्निंग हैज ए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। फर्ज करें हमारे लोग हिफ्स करते हैं, याद करना भी एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हमारे ये लर्निंग स्टाइल है। यू कांट किल दैट कंप्लीटली, बट पैरेलल यू क्रिएट एक्सपीरियंसेस। तुम एक पूरे कल्चरल जो हमारी ट्यूनिंग है लर्निंग की, उसको खत्म करके सडनली यू कम विद ऑल दीज न्यू आइडियाज, दे डोंट गेट असिमिलेटेड। सी एनईपी का सपोज आप देखिए, क्लासरूम प्रैक्टिस का आप देखेंगे, दे हैव टू बी कोलैबोरेटिव, there has to be a lot of project work, there has to be a lot of experiential learning. I keep saying, I said, rather than getting into the jargon, because you have to be taught, you have to be trained. आप देखिए differentiation, suppose if you have to engage into differentiation, that means the teacher should be highly skilled to create differentiated tasks, differentiated resources, differentiated assessment. It cannot happen in vacuum, and we have a gap in our skills and understanding and learning. How do you bridge that gap? It's an aspirational framework, we understand. It will also take time to execute and implement. So what is the baseline we need to look at? To ensure that NEP gets implemented in this time frame and makes a complete impact. What is the starting point for the schools? Because every school is at a certain level of a journey they have achieved. So what will be the baseline ऑपरेशनल एंगेजमेंट विद स्कूल्स? ये तो आगे की बात है, जब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे और अलग अलग स्टेजेस का देखेंगे, कहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से सोल्यूशन या एंट्री पॉइंट होगी। उससे पहले एक बुनियादी सवाल जो लोग करते हैं, कहते हैं कि एनईपी तो कहता है स्किल डेवलपमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी के लिए लोगों को तैयार किया जाए, लेकिन बुनियादी एजुकेशन तो फिर रेलीगेट हो रही है। तो वो बुनियादी एजुकेशन में आज तक हमने क्या किया? अगर हम उस पर इतना जोर दे रहे हैं तो उसमें भी तो हमारी क्वालिटी कहीं है ही नहीं। See, it is in the classroom that the destiny of a nation is shaped. एक किताब है, जेम्स में co-authored है, it's called Teaching as Subversive Activity. वो कहते हैं कि children enter into classroom as a question mark, they leave as a full stop. जब आप बच्चों को कभी curiosity develop ही नहीं कर पाएंगे, उनमें एक independent attitude उनको नहीं आएगा, if they don't learn the art of question,
इंक्वायरी जो है ना, सी unless our children, I keep saying simple thing, if you can design your classroom on a principle of 80-20, 80% student led, 20% teacher led, इतना ही achieve करो and see how many can really fulfill this mandate. Because we have been trained, tuned, conditioned to give a discourse. You ask what is the hardest skill in language learning, is listening. But we are not good listeners. And what are we doing inside the classroom? Every time we ask these little souls, keep listening. So we have to make certain basic, adjustments. Basics. I always say keep it simple, basic. You cannot achieve skill development, outside classroom. You have to integrate it. First thing is, what is the choice that schools are going to offer in terms of subjects. Correct. आज भी आप देखेंगे जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ चॉइस ही नहीं है. There are schools, Shabir Saab, in our Srinagar, which are being celebrated as top schools. After grade 10, they don't give humanities as a subject, art as a subject, engineering, drawing as a subject. It's only medical and non-medical which is confined to those 3-4 stupid subjects. कोई सवाल स्कूल से पूछ रहा है कि आपको 100 साल एग्जिस्टेंस में हुए, आपने क्या डेवलप यहाँ किया, कौन से आपने यहाँ इकोसिस्टम डेवलप किया जहाँ बच्चों के लिए चॉइस अवेलेबल. How is it a good school? एकेडेमिया को see what is, आप देखिए रेशन मॉडल ऑफ एजुकेशन अगर आप देखेंगे, जो होल इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो बेस्ड थी सेकेंडरी स्कूल लेवल पर जो चॉइसेस बच्चों को दे रहे थे इंडस्ट्री. Which school is ready to introduce courses like horticulture, sericulture, floriculture, handicrafts in grade 11 and 12, customize it and fine tune this course. असल में ये सवाल मैं आपसे पूछने लगा था कि अगर स्किल डेवलपमेंट अब करनी है और साथ में पिछला जो हमारा सिस्टम कन्वेंशनल चल रहा है, जो चलना भी चाहिए आगे, इनको इंटीग्रेशन पॉइंट कहाँ पे है हमारे लोकल कल्चर के? I would say that we should go intense about it from middle school to secondary school. What should be done? I think we must make core skill subjects that should be offered across schools. If not, at least you make zones where 2-3 schools get identified for offering these skill courses. Or you zone the complete topography of our place and offer it in the areas where there is a predominantly environment available for learning and experience. अब यहाँ पे भी एक सवाल आ रहा है, सरकारी स्कूल तो एक सिस्टम से चलेंगे, उनका तो एक ही सिंगल पॉइंट सिस्टम होता है, तो प्राइवेट स्कूल का तो अपना एक they have a choice, they can create school of excellence. आप देखें ना, suppose कोई स्कूल लैंग्वेजेस में अच्छा ऑफर करे, make it a school of, it is a choice where if you want to improve your communication, you want to excel around, take admission here. Suppose there is a school which is quite good in STEM, it should be make it. So let schools themselves make a conscious choice to offer some kind of excellence around. Otherwise, you see, it will be the same story what we have been experiencing for the last 75 years. We'll have loose way of understanding skill. And you see, Government of India had a separate skill development program. How come we have not improved? And they have spent crores and crores of rupees. You ask Government of J&K that you had also received money on skill development. Could we measure those skills with the industry now and say they are skilled? No. They're not. मुझे इसमें ये भी लग रहा है कि हमारा सोशल सिस्टम भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमने प्रायोरिटीज कुछ और लगा रखी है ना, जैसे आपने भी डॉक्टर इंजीनियर बनने को बड़ा यहाँ पे तरजीह दी जाए, आजकल भी है, तो उसमें लोग गए तो हम उसको एक सक्सेस पॉइंट मान लेते हैं. आप ये बताएं, ध्यान नहीं. एवरी पेरेंट, हमें सबसे पहले जिस चीज को डिस्टर्ब करना है वो पेरेंटल थिंकिंग को करना है, पेरेंटिंग को डिस्टर्ब करना है. पेरेंट्स आर ओवरबियरिंग. आज बच्चे जो हैं to the point they start hating the conventional school system. They have no interest in this. उनकी आवाजें उठ रही है. The only things we waiting for a volcanic eruption जब वो system को rebel करेंगे कि भाई it's not giving us. Lot of children are asking us, we don't want to go to school. Why this aversion to school? Because school has failed in its responsibility. Why are you see tuition classes, coaching classes? ये इसका सबूत है. क्यों thrive कर रहे हैं? आप क्या करें स्कूल में? एंड येट एवरी स्कूल इज इन द फ्रंट लाइन टू टेक द क्रेडिट फॉर गुड रिजल्ट्स. कहीं ना कहीं तो ये सवाल हमने खुद से ही पूछने हैं ना. सी एकेडेमिया को दे आल्सो हैव टू हैव अ डीप थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग देयर ओन वेज ऑफ
the way they propagate this, what good education looks like. ये जो assessments हमारे सबसे, इनफैक्ट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर मुझे एक रिकमेंडेशन करनी होगी इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, मैं सारा असेसमेंट स्ट्रक्चर तब्दील करूंगा. Our assessments have to be credible. हमारे schools, can you take school assessment at the face of it and you will believe and trust it? No. In fact, most of the parents don't do that. So what is the assessment all about? कहाँ पर भरोसा हम करें, किस पर एतबार हम करें? And at the end of the day, I keep asking, who owns the failure? आपने 12 साल बच्चे को रखा, फीस भी ले ली, पेरेंट्स की एस्पिरेशंस को भी आपने जगाया, बच्चे को होप भी दे दी, and at the end of the day, he finds himself useless. You literally killed a good human being. He finds himself lost in this whole oblivion. पता नहीं उसको करना क्या है. And more so, after 18 years of schooling, शबीर साहब, अगर बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता है मुझे क्या करना है, तो ये क्या एजुकेशन? यहाँ वो क्वेश्चन भी है, वो ये है कि अनइक्वल एजुकेशन, मतलब ये भी हमारी सोसाइटी में और सिस्टम में ही थ्राइव हो रहा है. कुछ तो कहीं और पहुंच जाएंगे, किसी का It's called tyranny of normal. The brighter ones move ahead, the weaker ones are left behind. But that's not education. That's not education. Every child matters. How is the current system accounting every child into this fold? कहाँ पर मुझे बताएं. The school just leaves him behind. आप देखें ना, weaker ones को यहाँ कोचिंग भी होती है, उनको remedial teaching भी होती है. Nobody asks that, if you even look at this whole remedial teaching, it's teaching again. They say to teach is to learn twice. Correct. इनकी अपनी लर्निंग कहाँ है? अच्छा, आप देखिए, every profession demands some kind of professional development, upskilling. आप मुझे honestly बताएं, schools में किस किस्म की profession या upskilling है? How do they understand the generational shift? अगर आज भी आप मैपिंग करेंगे डिजिटल कॉम्पिटेंसीज को, you will find a skewed distribution. एक इधर होगा, एक उधर होगा. Yet you have to create equity because you're teaching children. How can you sit with this kind of variance around it and creating equity? Possibly नहीं. इसमें in fact it should be on war footing level, जो capacity building across. That's why say मेरा ये जो कभी think site में भी हम ये कहते हैं, what is the baseline? I keep saying it that we must roll out an integrated 3-year capacity building program, ताकि यहीं से फिर लीडर पैदा होंगे. इसी लीडरशिप हमारे सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली इज बाय डिफॉल्ट डिजाइन नहीं किया हमने लीडरशिप. और एजुकेशन में तो वर्स्ट है. आपकी इंडस्ट्री में एटलीस्ट यू हैव सर्टेन सर्टिफिकेशन, हमारे कोई सर्टिफिकेशन नहीं. You rise through the rank. तुम कितना अच्छा हो या खराब हो. If you are मतलब all those 30 years you have spent it in oblivion without knowing anything, you become principal. You keep sharing your ignorance. You see, at the end of the academia, principals, educators, directors, secretaries, I always tell them, you are the custodian of learning communities. You are the traders of trust. आपको ट्रस्ट किया जाता है, and he trusts you with the prized possession of your child. You are the harbingers of hope. तुमको खुद को रिफ्लेक्शन करना है कि हमारे पास इतना बड़ा मैंडेट है. What is my core competency to deliver this mandate? यहाँ पे एथिक्स और मॉरलिटी की भी बात आती है. उसमें आज मॉडर्न एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं, या यही हम कहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा, तो वो कहीं रेलिगेट तो नहीं हो रहे हैं. उनको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा आजकल के एजुकेशन सिस्टम में? शिव साहब, आप मुझे बताएं, हम मतलब वी हैव कम फ्रॉम वेरी कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. वैल्यूज मेरे नज़र में हमेशा दे आर नेवर टॉट, दे आर कॉट. हमने एहतराम करना, we were in fact our community, your generation, we were very very, I would say, non-violent, respectful, accommodating. How? हमें कोई सिलेबस नहीं था, कोई करिकुलम इसका नहीं. वो हमारे इकोसिस्टम में था शायद. You know, वो that was a cultural milieu in which we operate. School is a society, business society. जो बाहर होगा, how do you think रिफ्लेक्शन अंदर नहीं आएगी? अब critical dilemma क्या है? Let us say the whole society thrives on corruption. Should we teach corruption inside the school or introduce a subject like corruption? Schools have a high moral code. They have a different mandate. When the whole society goes wrong, school is the only hope where you can do the nation building. And I saw, hey, let us get real with ourselves.
जो टीचर को 3,000 5,000 दोगे, he is not demanded in terms of his core competencies. उसका कोई he is not answerable what he is delivering on it. We don't have a measuring metrics inside the classroom to understand the impact of teaching learning. ये मुझे honestly ये मुझे ना कोई self assessment करता है कोई. This keeps really haunting me. Our children other day I was doing an online session with the kids at Baramulla Public School. KI has the initiative. बच्चों ने ऐसे सवाल पूछे कि I absolutely had no answers. किसी बच्चे ने कहा कि why should we study? For me, answer is that it's for your social, moral, physical development. It's also giving you a place in future you can buy. He said, no, but how is it addressing the current ills of the society? What answer I can give? आज आप मुझे बताएं, आप और मैं इकट्ठे मिल बैठ के सवेरे, if I go to talk to children in the assembly, what are the kind of role models we have to showcase? After Mahatma Gandhi, show me one person who can be showcased as a role model. So, what does that mean? That there is an internally moral collapse. Right. So it's like this. We have a serious challenge of environment in JNK. You can't teach environment through books. No. You have to sensitize the children. आप electricity देखिए घरों में बिजली जलती है, and many a times you will see कोई फिक्र नहीं. It's not about you have money, you can afford to pay the bills. It's about saving the energy. It's for our larger good. That's not the learning. हम rubbish सड़कों पर फेंकते हैं. We have such a beautiful ecosystem. God has blessed us. How much we take care of it? आज देखिए पानी की कितनी क्राइसिस है. आप देखो, it is the question when it start biting you, it will be too late. हमारे schools में, you know, the kind of project work they can do. Let us say we have 10,000 kids, we give them the mandate that you have to reduce your home electricity bill by 200 rupees. Water bill by 100. One, collaborative work, project work, learning from here, saving the environment. Rather than teaching them biodiversity in the books, adapt a village collectively, a cluster of schools, go there. Hands on. हमारे बच्चों को पता है, हमारे जमाने में फिर भी विशेष कर हम बागस में शाख तरेक्षी ते करन, गुड़ोई ते करन. हमें we have lived all our life with the plants. They were existing, you know, around us. आज आप दिखा बच्चों को बताएं ये कौन सा ट्री है. How can you have learning minus in the natural environment in which you grow and you know operate? Right. So for an ideal curriculum, you see, one is educating them for the world. It has different set of compulsions. Educating them for employability has a different set of demands. We have to marry them. Right. For that to happen, schools must reflect. Is this curriculum serving the child better? Is he preparing him for life? And more so Shabir Saab today, because this kind of future we envisage, nobody has a clear view. It's highly blurred actually. What is going to happen? Suppose you have seen AI, you see it every day in your industry. The question is, if future is unpredictable, radically uncertain, how is the current system of education responsive to that change? So academia needs to sit together, and problem is in isolation, no. It must be school education, college and universities together to decide what kind of educational ecosystem we need to create. There has to be a progression. It can't be, you know, splintered around, sitting at 3 levels and with their own understanding. Disconnected. An integrated whole, an integrated development of the child so that he becomes useful for himself, he becomes useful member of this whole ecosystem. You see, our generation is guilty of leaving ecosystem highly challenged. Our kids will have water scarcity. They will have very harsh disruptive weather. They will have high level of unemployability. You know, there will be very, you know, limited natural resources available to them. So they're challenged by that needs. So I think we have to think about the cities which are sustainable, and primarily what looks very small but it has a serious consequences. It's about energy, it's about water, it's about glaciers. Our cover is already gone. We have no glacier cover around. You know, how do we ensure it? Where is the plantation? Schools, okay, schools must have a dedicated green space. Teach them gardening, because we are an agrarian economy. It's not a question of they have to be gardener later.
They should Today, initiate. if you want to find a good garden, it's not available. What does it mean? We have made ourselves redundant. My only worry is, after these 12 years of schooling, children independently cannot think what to pursue. But here's another question, which comes from the societal point of view. तो लोग ये कहते हैं कि ये सारा कुछ स्कूल ही करेगा क्या? Because we are seeing society around doing some things which are opposite to what school must be doing. तो वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक चैलेंज होता है, वो स्कूल को भी चैलेंज करते हैं, because they are after certain kind of standards that they want their children to achieve. मार्क्स ऊपर होंगे, ग्रेड्स होंगे, एक्टिविटीज़ में नंबर 1 आएंगे, तो आगे जाके उनका कोई रोल होगा, उनके कैरियर ओरिएंटेड. अब ये जो पेरेंट्स का आज की खासकर आजकल की जनरेशन ये एक पैटर्न पे सोचती है, वही हर्ड मेंटालिटी ही एक किस्म की है. हाउ डू वी एड्रेस दिस हर्ड मेंटालिटी? My first question to parents, is it delivering? It's not helping. One. Second thing is that we have to have a collective dialogue. It's a 3-legged stool, parent, child and a teacher. You have to disrupt this mentality. See, parents see school as money-making machine. School see parents as their enemy because they only believe that they have only complaints to make. जबकि इस पूरे सिस्टम में हमारे गवर्नेंस मॉडल में they are the equal stakeholders, but they are not part of the decision making processing. See, systems कितने भी अच्छे हों, ultimately it's in the execution where the change will be. See, ideas are in the book, but implementation is with the mankind. You have to implement these ideas. Schools must involve parents greatly, and academia must engage parents on new rules of engagement. Parenting is a learned art, shared art. It cannot be left to traditional way of parenting. Today's parent has to be very well informed. Therefore we must really break this barrier. We must become porous. It must be absolutely transparent. Parents must get an idea how school is teaching my children. Parents, in fact, I keep telling them, when you go to school for a PTM, ask teachers a question, what 95% means for my child? You have a right to ask. Is my child learning? How is he learning? What are you presenting as part of evidence is 95%. Anybody asks, what is this 95%? What does it translate? Yeah. Child has 95% English. He has answered all the questions but can't speak English. So that's the awareness. Because, see, unless we don't become demanding of each other, system में improvement आएगी धीरे धीरे मुश्किल से आएगी. And the question is the rate of change at which the world is going. आप देखिए ना, आजकल every week is a disruptive week in today's world because of technology. So it's redefining our engagements, redefining our learning. तो हमको एक constantly evolutionary phase में आना पड़ेगा learning के लिए. And dialogue is the key. Dialogue is the key. You don't hold yourself. Academia का ये भी problem है कि they are not open and transparent. In accepting in all humility, we have a problem. Right. See, today I'm not the right person to teach. मेरे पास वो skill sets है नहीं. जो मेरा student है, he's 80% in a virtual space. तुम बोर्ड और चाक की बात करते हो, उसकी वो अट्रैक्शन ही नहीं है. इसी पे मेरा अगला सवाल यह है कि अब आपका भी मैंने पहले सुना है कि schools are becoming redundant. मतलब जहाँ डिलीवरी वाला सिस्टम, एक तो हम करिकुलम की बात कर रहे थे, इकोसिस्टम बिल्डिंग की बात कर रहे थे. नाउ द डिलीवरी सिस्टम इज आल्सो इम्पोर्टेंट. True. How do you deliver this new curriculum and new form of education in light of the changing scenario? You see, अब इसके अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे NEP का 5+3+3+4, स्ट्रक्चर की एक इम्प्लीकेशन आ रही है. हमारे स्कूल्स में पहले नर्सरी परसरी नहीं था, एंट्री लेवल एक ग्रेड 1 पे होती थी, 5 year old 6 year old स्कूल में जाते थे. अब जो अर्लीस्ट प्रोविजन है, इट्स डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट education to be delivered inside the schools. हमारे पास teachers equipped नहीं है, trained highly नहीं है, but we have to make a beginning somewhere. And more so private schools can do it. उसमें आप देखिए वहाँ complexes की बात हो रही है. That means the schools must collaborate. जिस geography में operate कर रहे हैं, they must collaborate space, resource, expertise. नहीं हो रहा है. This is where you can improve your system. See, improvement isolation में नहीं होगी, and you are not strong enough alone to bring these changes. Therefore, collaboration becomes the key, and learning is inherently collaborative. It is.
Otherwise you don't How learn. can you think of learning minds collaboration? I sometimes wonder. So it's a relationship based enterprise, शिव साहब। जब हम relationships को strong नहीं करेंगे, parent को मुझ पर trust नहीं है, मुझे parent पर trust नहीं है, student को teacher पर trust नहीं है, how it is going to work? अच्छा, अभी मैनेजमेंट का भी यही है कि जो कि प्राइवेट एजुकेशन में जो लोग हैं, primarily they have money and they have set up good schools, which is a good thing. लेकिन have they been trained into governance around? How do you govern this industry? Because this industry has certain specific requirements. यहाँ पर इंसानों की तरबियत है, बच्चों की जिंदगी का मसला है, उनके फ्यूचर का मसला है. So hard questions have to be asked. I think as part of जहाँ भी अगर आप देखेंगे discourses, we must learn the art of asking very strong, courageous questions. We should not be afraid of asking a question, because it is through courageous conversation we will be fairly in a position to find out a right balance. We have to start somewhere. You see, if we keep getting into complaining mode, then we will say that since we don't have resources, this is not possible. We cannot do it. You know, but is there a minimum start? Let's agree on a minimum start. What stops me collaborating with schools? What stops me asking teachers from here, good teachers, to showcase what good teaching learning looks? What stops principals getting together to have a dialogue around, you know, classroom teaching, classroom management? Methodology. This is possible. So these are baby steps. Keep taking it. Let's not, you know, the end picture, we will get there someday. But we have a mandate to start if we want. And this is the right thing to do. Right. See, if it was not right thing to do, we can discard it. Is there a choice today in this world when you look at this radical uncertainty? What choices we have? Aren't we finding ourselves totally lost at understanding how to fix the things around in our society? Right. So I think we must become reflective. We must also believe in our feedback. We must be open and honest in our conversations, no matter how unpleasant those conversations are. Yeah. So we should not simply, you know, nod heads around it. We must question our own in thinking around. In fact, I keep telling at Think Side, I said the only thing, rather than doing business, if we can only make thinking visible, that will be the greatest contribution we can give. See, Khan's journey, if you take Khan's journey, in these 2-3 years, how much of learning has been there. It has consumed you totally around in creating awareness. That's also critical and important for people to understand. Being an entrepreneur, being a salesperson at the shop. Nice job. Yeah. So there's a different demands, different skill sets, different thinking around. Entrepreneurship also is a thinking mind. It is. He's not conventional. He's disruptive in his thinking. So that disruption must manifest in his work, in his product. Correct. At Khan, we keep on thinking about certain things because we find dearth of critical mass at the level of early stage startups. So we have been thinking what ails this society or ecosystem that we are not coming up with good disruptive ideas and their manifestations in terms of startups. So we got across to the point that it needs to be inculcated at the root level. Absolutely. So that is from where the schools begin and where NEP in fact introduced this concept that you have to introduce skill development. So it's that kind of an angle that we are thinking about introducing this kind of a disruption at the early stage school. Government has given the mandate. We as stakeholders can also introduce some kind of an. In fact, Khan, I would say if we have bandwidth of creating an entrepreneurial mind and certain classified, segments of school. Right. Say from grade 8 onwards, we start nurturing entrepreneurial mind. Right. What does it mean? What it looks like? Right. Create some kind of a product around it in the form of experiential learnings, booklets surrounding, training teachers. Right. For an entrepreneurial mindset, what needs to be done? How can you harvest the immediate ecosystem for the business around? Right. I think this is again collaborative work. We have to work together. It cannot be done in isolation, Right. where your technical expertise come, and then a larger dialogue with the society. What is there for us to collaborate and become better people and better society at the end of the day. Ultimately, we belong to this place. Right. We have a religious obligation to make sure that we leave this world for our children better. ये सवाल इसलिए मैंने किया कि असल में जब हम NEP की बात करने लगे थे तो इसके पीछे कुछ बहस पहले भी हुई है कई बार, तो उसमें ये बात हुई कि अब एजुकेशन बिजनेस में ही कन्वर्ट होने वाला है. तो ये जो एप्रीहेंशन है इसका जवाब यही है कि ये एक पार्ट है इसका, क्योंकि आगे जाके तो हमें कुछ ना कुछ करना ही है. एजुकेशन पुरानी जो कन्वेंशनल जिसमें वैल्यू सिस्टम था, जिसमें हम मेंटरशिप कर रहे थे,
जिसमें स्किल डेवलपमेंट तो अलग चीज़ उस टाइम भी थी, लेकिन शायद उस तरीके की नहीं थी, उस लेवल पे नहीं थी, अब उस लेवल पे आ गई है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तिजारत भी ज़िंदगी का हिस्सा है, critical thinking भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो we'll have to take each and every component along. And education for profit will be a reality. NEP में जब बाहर की यूनिवर्सिटीज आएंगे वो चैरिटी मोड में क्या आएंगे? सारी बिजनेस The only thing is they will disrupt your environment. They will offer better product at a very competitive price. The schools must recognize this. If they don't rise to the occasion, somebody else will come. आज आपको direct chains आ रही हैं इंडिया में. So they, what's it? They're selling. Right. They're confident of their product. So for us to compete at global level, we also need to rise to the mandate. No? Right. We can't be simply emotional that I have to be in Kashmir. सब आप कश्मीर यूनिवर्सिटी बोलो कि इस वक्त इनकी एनरोलमेंट डिप हो रही है, क्यों? मैथ पढ़ने वाले कम है। You know why maths is not a frontline subject? कैसे आपने ये डिसाइड किया? Academia has given the options which have no employability. आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, आप अभी भी पर्शियन बुक, ठीक है, वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चर, बट उसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी है, फिर उनको एक सोशल मॉडल डेवलप करो ताकि उनको एम्प्लॉयबल आप कर सकते हो। बाद में जाके करेंगे क्या? आप दे क्या रहे हो? आप यूनिवर्सिटीज में कोई रिफ्लेक्शन है व्हाई दिस कोर्स, इसकी क्या अलाइनमेंट्स है और उन कोर्स में रिगर कितना है? मतलब we are not against, but the question is कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, because otherwise it's a time bomb ticking and it's going to finish us. आपने graduates, mushrooms of graduates are coming every year with no skill sets, with no skill sets. तो क्या करोगे उनके साथ? उन पर भी जुल्म है ना. I feel sorry for them. They are at a stage where they want to be independent. उनको थोड़ा बहुत अपनी रिस्क कमानी चाहिए, वो बेचारे डिपेंड. ये इकोसिस्टम अभी भी सपोर्ट कर रहा है. I can assure you, we will be done and dusted. हम शायद मर गए होंगे तब, लेकिन I can tell you the anxiety I have with the kids now. That support is vanishing. आगे जाके क्या? वो support बहुत vanish हो रहा. अब वो families, वो जो joint families नहीं है, अब उसमें हर एक की need है. हमारे जो parents, जो nuclear families हैं, जहाँ parents बोले, उनकी अपनी needs अब fulfill नहीं हो रही. Because emotionally, socially, we have wedded this sacrificial concept. हमने sacrifice करना है. What about my own life, my own old age? Am I being supported? So आहिस्ता आहिस्ता जब वो insecurity आएंगी, children will have to fend for themselves. ये normal course correction है. Therefore, rather than wait for that till they come and they get mad about it, you prepare them that you have to be independent, you have to look after yourself. I think there are no final answers. I always say there is no good answer. It's just we keep exploring and understanding, and finally, hopefully, we'll get it. Yes, finally we may get there, inshallah. शुक्रिया आपसे. Thank you so much, शबीर साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया. It's always a pleasure to interact with you. You bring in a lot of insights, and I value my relationship with you.